बिलावल भुट्टो को हुकूमत से किस बात की नाराजगी है? क्या जस्टिस मुनीब अख्तर को सुप्रीम कोर्ट से निकलवाने की तैयारी है? आईनी बेंच को किस हिसाब से तश्कील दिया गया और जजेस का फैसला होने के बाद बेंचेस का फैसला कौन करेगा? मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर इतने आग बगूला क्यों दिखाई देते हैं? आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या मौक़िफ़ अपनाया हुआ है? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं। इसरारुल हक मजाज का लिखा हुआ है, खुद दिल में रह के आंख से पर्दा करे कोई, हां लुत्फ जब है पाके भी ढूंढा करे कोई। तुमने तो हुक्मे तरके तमन्ना सुना दिया, किस दिल से आह तरके तमन्ना करे कोई। दुनिया लरस गई दिले हुरमा नसीब की, इस तरह साजे ऐश न छेड़ा करे कोई। मुझको ये आरजू वो उठाए निकाब खुद, उनको ये इंतजार तकाजा करे कोई। रंगीनिये निकाब में गुम हो गई नजर, क्या बेहिजाबियों का तकाजा करे कोई। या तो किसी को जुर्रते दीदार ही ना हो, या फिर मेरी निगाह से देखा करे कोई। होती है इसमें हुस्न की तौहीन ए मजाज, इतना ना अहले इश्क को रुस्वा करे कोई। नाज़रीन, जो सवाल आगाज पे उठाए गए तमाम तर के जवाबात का अहाता इसी व्लॉग में। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच जो है वो कायम कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला से हुकूमत और अपोजिशन के एक एक नुमाइंदे के तौर पर शरीक हुए। रियासत के नुमाइंदे के तौर पे अटॉर्नी जनरल थे, वफाकी वज़ीर कानून थे, 5 जजेस थे। उन्होंने बैठ के आज फैसला किया। जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद जुडिशल कमीशन का ये पहला इजलास था, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला हुआ। जुडिशल कमीशन के अंदर आईनी बेंच का जो फैसला है वो 7 और 5 के तनासब से हुआ है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज, इन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालिफत की, जबकि जो बाकी मेंबरान थे उन्होंने उनकी हिमायत के अंदर वोट डाला। यह भी बताया जाता है कि आईनी बेंच के लिए दो शख्सियात ली गई हर सूबे से, लेकिन एक शख्सियत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से ली गई, खैबर पख्तूनख्वा से 2 शख्सियात नहीं ली गई। आईनी बेंच के लिए पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, जबकि सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बेंच के अंदर शामिल किया गया। बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ जस्टिस मुसरत हिलाली उस आईनी बेंच का हिस्सा बनी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एक नया बेंच तश्कील पाया जा चुका है, यानी आप ये कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नई सुप्रीम कोर्ट कायम हो चुकी है, उसके बाद 2 नई कमेटीज भी बनी है। पहली कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी बेंचेस, ये वो कमेटी है जिसने आईनी बेंचेस में ये 7 जज मुख्तस कर दिए गए। ये 7 इकट्ठे बैठ के केसेस नहीं सुना करेंगे। इसमें बहुत सारे कहते हैं जी कि ये जो है उनकी तरफ, ये जो है उनकी तरफ, इस बात को छोड़ दीजिए। इसमें भी एक कमेटी है, 7 ने इकट्ठे बैठ के नहीं सुनना, उसके लिए भी कमेटी जो है वो फैसला करेगी कि इस केस के लिए इन 7 में से कौन से 2 से 3 4 जज लगाए जाएंगे या कौन सिंगल बेंच जो है वो इसका फैसला करेगा। तो वो जो है वो कमेटी जो बनाई गई है, उस कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है और जस्टिस आयशा मलिक है। उन तीनों ने बैठ के डिसाइड करना है। जुडिशल कमीशन ये डिसाइड कर चुका कि आईनी जो केसेस हैं उनको सुनने के लिए 7 जज कौन होंगे। अब ये 3 है। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस आयशा मलिक, ये अगर एक साइड पे होती हैं बेंचेस की तश्कील के हवाले से, तो वहां पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की बात नहीं चलेगी। ये एक मामला है। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी नहीं बनी है, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो अब बन गए हैं आईनी बेंचेस के सरबराह, उनको बीच में शामिल किया गया। यूं जस्टिस मुनीब अख्तर
इधर से माइनस कर दिए गए, तो क्या कुली तौर पे भी माइनस करने की बात है वो आगे चल के बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का तज़किरा हुआ है, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास्ट के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। उनके बारे में हासिल की गई मालूमात में ये नताइज मौसूल हुए कि 1 दिसंबर 1960 को वो मुल्तान में पैदा हुए। मारूफ कानूनदान मरहूम सद्दीक मोहम्मद एहसन के घर आंख खुली। किंडरगार्टन मुस्लिम स्कूल मुल्तान से तालीम का आगाज़ किया। 1977 में गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान से सेकेंडरी की तालीम मुकम्मल की। 1981 में फिलासफी में बैचलर की डिग्री मुकम्मल की और 1984 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान से LLB की डिग्री हासिल की। उसके साथ टैक्सेशन का डिप्लोमा भी किया और बतौर जूनियर वकील अपने वालिद के साथ प्रैक्टिस का आगाज किया। 1985 में मातहत अदालत का प्रैक्टिस लाइसेंस हासिल करने में वो कामयाब हुए। 1987 में लाहौर हाई कोर्ट के वकील बने और 2001 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे पर फाइज हुए। बहावलपुर बेंच, मुल्तान बेंच और प्रिंसिपल सीट जो लाहौर की है वहां पर दीवानी नौइयत के दर्जनों कदीम तरीन मुकदमात का फैसला किया और ज्यादातर फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की सिंडिकेट के भी वो मेंबर रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान नजर सानी 63 की तशरीह में 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा रहे और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक भी अक़लियती बेंच का हिस्सा थे और वही वो जज थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने की मुखालिफत की थी और उनके साथ नईम अख्तर अफगान साहब ने भी मुखालिफत करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये लिखा था कि अगर 8 जजेस ये फैसला दे भी देते हैं कि ये इनको दे दी जाए तो उनका फैसला ना मानिएगा। अच्छा, अब आते हैं अगले मामले की तरफ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वाला मामला एक तरफ, अब है फुल कोर्ट का एक मामला। 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस को खत लिखते हैं 26वीं आईनी तरमीम पे फुल कोर्ट बेंच के लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा जो अब मंजर आम पे आ चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर ये दोनों जजेस साहिबान पहले शामिल थे और ये खत लिख के उनको कहते हैं कि जजेस कमेटी के फैसले के मुताबिक 26वीं तरमीम का केस जो है वो फुल कोर्ट में लगाने की इस्तदा कर रहे हैं। इन्होंने अपने खत के अंदर यह कहा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया, मगर कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। खत में यह कहा गया कि 2 जजेस ने इजलास के अंदर यह फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस जो है वो 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुने और 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। यानी उसमें वो ये कहते हैं कि आप कमेटी के अंदर नहीं आए, हम दोनों तो मौजूद थे, तो 2-1 का ये फैसला है, हमारी राय के अंदर इसको आज लगना चाहिए था। लेकिन आज के दिन वो फुल कोर्ट तो ना लगा, आज के दिन नई कमेटी तश्कील पा गई, तो अब पुरानी कमेटी की कानूनी हैसियत क्या रहेगी, ये एक बुनियादी सवाल है। जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मुताबिक कमेटी इजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट को जारी किया जाना था और इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जो थीं वो फुल कोर्ट के सामने लगाई जाती। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स और रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी की थी, लेकिन वो भी नहीं जारी हो सकी। अब इस पूरे मामले में आज के दिन उस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को मिनहा यानी माइनस कर दिया गया। तो इसी दौरान आज ही के दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ शिकायत दायर की गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरखास्त दायर की गई है और दरखास्त के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर अपने कंडक्ट से अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस्तदा यह की गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को इदारे को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। अब ये क्या इस सूरत में उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा और कहा कि फुल कोर्ट बुलाएं, या फिर इस सूरत में कि उन्होंने माजी के चीफ जस्टिस गाजी फाइज ईसा साहब से भी कई तहफ़्फ़ुज़ात करते हुए कमेटी में जाने से इनकार कर दिया था। तो इन्हीं बुनियादों के ऊपर उनके बारे में एक दरख्वास्त दायर हुई है। अब देखना ये कि जुडिशल कमीशन जो है वो उस दरख्वास्त को किस तनाजुर में लेता है, उस पर कार्रवाई शुरू करता है या फिर उस पर सिर्फ इंडिकेट किया जाता है। सियासी मंजरनामे पर अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो क्या हुकूमत से नाराज़ हुए? बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। और यह भी कहा गया कि बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे जिसमें अहम फैसले होंगे। बिलावल भुट्टो वापस आज के दिन पहुंचे। आज के दिन के मनाजिर सबने देखे।
लेकिन उसी के तनाजुर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई बाज़गश्त की आवाज़ कानों तक नहीं पहुंच सकी। अब देखना ये है कि क्या ये ढकोसले हैं या हकीकत के अंदर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ने के दर पे हैं। बहुत सारे ये कह रहे थे कि बिलावल और शहबाज आउट होने के भी चांसेस हैं, तो क्या ये उसी का तसलसल है कि जिस ज़मन के अंदर ये बयानात आना शुरू हैं। दूसरी बात ये कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने सर्विसेज के चीफ्स की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल जो की गई है, उसे ये कहा है कि ये सर्विसेज का अंदरूनी मामला है। लेकिन इस तरह की कानून साजी का तरीकाकार होता है, हम इसको तस्लीम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी उन्होंने उस पर एतराज़ भी उठाया और फिर ये कह दिया कि आगे बढ़ेंगे। याद होगा कि जब पहले थे इनसे पहले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, उनको जब तूल दिया गया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि ये अंदरूनी मामला है। तो अंदरूनी मामले पे इस वक्त बात ये बादी नज़र में दिखाई देती है कि इसके ऊपर किसी जमात ने रिटेलिएशन वाला मामला नहीं अपनाया। इसकी वजाहत जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने दी है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट की तरह आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल की गई है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक कानून साजी अचानक नहीं हुई, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होती थी जो ज़ियाउल हक के दौर में 3 साल की गई। उन्होंने कहा हमने बैरिस्टर गौहर को मौका दिया कि वो पार्लियामेंट में इस पे बात कर सके, मगर उनके साथियों ने बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट की तरह आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल कर दी गई। ये किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं है और ना ही ये एक्सटेंशन है, इसे ओहदे से मुंसलिक किया गया है। यानी जो भी ओहदे पर होगा उसकी मुद्दत 5 साल होगी और बेयकीनी का एक उनसर जो था वो ख़त्म कर दिया गया। अब इसमें जो चेंजेस लाई गई वो चेंजेस ये हैं कि पहले लिखा गया था कि वज़ीर आज़म की सिफारिश के ऊपर सदर ममलिकत 3 साल के लिए आर्मी चीफ को तैनात करेंगे। अब उसमें यह है कि 5 साल के लिए तैनात किया जाएगा। फिर उसमें जो दूसरा उसके अंदर तरमीम की गई उसमें यह कहा गया कि पहले ये मौजूद थी कि अगर उनको एक्सटेंशन देनी है तो मुद्दत मुलाजमत 3 साल के बराबर एक्सटेंशन दी जाएगी। अब नई तरमीम में अगर एक्सटेंशन देनी है तो वो मुद्दत मुलाजमत यानी 5 साल तक एक्सटेंशन दी जाएगी। तीसरी जो शिक थी उसके अंदर ये लिखा गया था कि इस पे कैप कोई नहीं है उनकी उम्र में। लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं उनकी उम्र के ऊपर कैप है, लेकिन जनरल जो 4 स्टार जनरल है उसकी उम्र के ऊपर कैप नहीं है। तो उस नए में लिखा गया कि 4 स्टार जनरल के लिए कैप जो है उसे मिन्हा कर दिया गया। तो ये है जिसके ऊपर तमाम जमातों का अभी तक इत्तफाक राय ही सामने आया। दूसरी तरफ जो मौजूदा सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस की तादाद हतमी नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है। ये हुकूमत इसकी वजाहत कर रही है कि 34 हतमी नहीं है। आप इसे 25 भी रख सकते हैं, 26 भी रख सकते हैं, 27 भी रख सकते हैं, 28 भी रख सकते हैं, 19 भी रख सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन वो वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। फौरी तौर पे वो 34 जजेस नहीं लगाए जाएंगे। अब इस पे बार्स की तरफ से रिएक्शन क्या आता है? सुनने में तो था कि बार्स जो हैं वो इस पर रिएक्ट करेंगी, कब करेंगी ये किसी को मालूम नहीं है। कयास आराइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बातें की और एतराज़ात उठाए। उन्होंने सड़कों पे जाने का इशारा दिया। उससे ये मालूम पड़ा कि मौजूदा कानून साजी में कि जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जिसमें ये जजेस की तादाद को बढ़ाए जाना और बेंचेस की तश्कील के हवाले से उनकी आरा को ही शामिल नहीं किया गया। यानी उनका नुमाइंदा उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन बतौर हुकूमत जब 26वीं तरमीम में उनका साथ आपको मुयस्सर था, जिसके तनाजुर में आपने अगले प्रोसीजर को चलाया, तो इसमें उनकी हिमायत को शामिल किया जाना जरूरी था ताकि उसको शामिल करते, उनकी आरा को भी ले लेते। और उनकी आरा को जब शामिल नहीं किया गया तो ये सबसे बड़ा एतराज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब को है और इसी बात के ऊपर गुस्सा था। यानी उनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो 2 लोग, एक सेनेट से और फिर कौमी असम्बली से, और फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो वफाकी वज़ीर कानून या अटॉर्नी जनरल, वो उनके तवस्सुत से भी तो उनकी राय को शामिल कर सकते थे, मुतमईन कर सकते थे। लेकिन इस ज़िमन के अंदर सुनने में है कि उनके साथ मुशावरत नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा ज़्यादा है। अब इस गुस्से का आउटकम क्या निकलेगा, इसके मुहर्रिकात क्या निकलेंगे, कुछ दिन ठहरें, ये तमाम परतें खुलती हुई दिखाई देंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।